और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर का प्रचार थमते ही बड़े पैमाने पर झड़पें सामने आई है। सोमवार को शाम को पूर्वी वर्धमान जिले के समुद्रगढ़ इलाके में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। इस हिंसा में दोनों पार्टियों के समर्थक घायल हो गए। पहले से घोषित कार्यक्रम के तहत बीजेपी की रैली समुद्रगढ़ की तरफ आ रही थी और इसी दौरान नशरतपुर इलाके में जब यह रैली टीएमसी के पार्टी कार्यालय के सामने से गुजर रही थी, उसी वक्त टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। आरोप है कि टीएमसी सपोर्टर्स ने पथराव भी किया है। इसके बाद स्थिति अचानक बिगड़ गई और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमला करने लगे। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नादान घाट थाने की पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू किया। इस झड़प में टीएमसी के अमल हलदार और शहंशाह अली शेख घायल हुए हैं। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता कमलदास और सैविक पान भी घायल हुए हैं। चारों घायलों का इलाज कालना महकमा अस्पताल में किया जा रहा है। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी कार्यालय में बैठे थे, तभी अचानक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि केवल 10 से 12 लोग थे, जबकि तृणमूल के करीब 1000 कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो पूर्वी वर्धमान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी ने टीएमसी के ऊपर हमला किया, जबकि टीएमसी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने करीब 1000 की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद यहां पर हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। तो वोटिंग से पहले, यानी दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पूरे बंगाल में इस वक्त जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत ही हाई इंटेंस ये जंग छिड़ी है बीजेपी और टीएमसी के बीच, और दोनों ही पार्टी सत्ता में आने की दावेदारी ठोक रही है पहले चरण के बाद। और यही वजह है कि जिन इलाकों में 7 जिलों में जो मतदान होना है, वहां पर काफी गहमा-गहमी देखने को मिल रही है। और यहां पर टीएमसी का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ है और दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता इसमें घायल हुए हैं। दोनों तरफ से ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, और एक तरफ आपको बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको टीएमसी के कार्यकर्ता नजर आ रहे होंगे। और दोनों ही पार्टियों के जो कार्यकर्ता थे बहुत ही आसपास मौजूद थे, करीब मौजूद थे। उसी दौरान किसी बात को लेकर ये झड़प हो गई, और जब टीएमसी कार्यकर्ताओं के ठीक दफ्तर के सामने से बीजेपी के कार्यकर्ता प्रचार लेके निकल रहे थे, उसी दौरान कहासुनी हुई और इस कहासुनी के बाद यहां पर ये झड़प में तब्दील हो गई। আজকে পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের যিনি বিজেপি প্রার্থী সম্মানীয় পানকৃষ্ণ তপোদার মহাশয়ের নেতৃত্বে আমরা আজকে টোটো করে ব্যাপক পরিমাণে একটা মিছিল করছিলাম, ব্যাপক টোটো জমায়েতের মধ্য দিয়ে। কিন্তু যখন আমাদের এই টোটো মিছিলটা সমুদ্রগড়ের আগে যে নসরতপুর যে তৃণমূল পার্টি অফিস, সেই পার্টি অফিসের ওইখানে আমরা অতিক্রম করছি, তখন তৃণমূলের ওখানকার যে মস্তান আছে অমিত মোদক, তার নেতৃত্বে ওই দিক থেকে 8-10 জন ছেলে নিয়ে তারা স্লোগান দিচ্ছে। এবার সেই মুহূর্তে আমাদের ছেলেরাও যাচ্ছে, আমাদের ছেলেরাও স্লোগান দিচ্ছে এবং আচমকা ওইখান থেকে ইট বৃষ্টি শুরু করে। এবার যখন ইট বৃষ্টি করে আমি অনেক পেছনে ছিলাম, তারপরে আমি দেখছি আমাদের বেশিরভাগ যুব ছেলেপিলেরা ছিল। তখন আমি ছুটে গিয়ে দেখছি যে যুবক এই ভাই সৌভিককে মেরেছে, আরও একজন ওখানে আছে, তার মাথা পুরো ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে এরমভাবে। তখন আমি ছুটে গিয়ে থামানোর চেষ্টা করলাম। সেই সময় আমাকে পুরো একদম 2 হাত ডিফারেন্সের মধ্যে দিয়ে মারলো, পুরো মাথা এইখানটায় দেখেন ফুলে গেছে, ঠিক আছে। আর যখন মাথাটা একটু ঘুরে গেল, সেই টাইমে পিঠে বাঁশ আবার আপনার যে টিউবলাইট যেগুলো থাকে মারলো। পরবর্তী সময়ে আমাদের যখন ছেলেরা এক জায়গায় হয়ে গেল 2-1 মিনিটের পরেই, তখন আমাদের ছেলেরা পাল্টা যখন শুরু করলো, তখন ওরা
और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो आरोप लगाया है, टीएमसी के समर्थक ठीक उसके उल्टा आरोप लगा रहे हैं। उनका दावा है कि हमला बीजेपी की तरफ से किया गया। তারা ওখানে পার্টি অফিসের ওখানে ছিল, কোনো কথাবার্তা ছাড়াই অতর্কিতে ওরা এসে প্রায় 1 থেকে 1,500 লোক, ওরা আমাদের ওই 15-20 জনের উপরে ইট লাঠি রড নিয়ে আক্রমণ, অতর্কিতে ইট বৃষ্টি, পার্টি অফিস পুরো ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। ইট দিয়ে মেরে, লোহার রড দিয়ে মেরে দুজনকে হসপিটালে, মানে এমন ফ্র্যাকচার হয়েছে তাদের মাথায়, ব্রেনে এমন পরিমাণে হেমারেজ হয়েছে, তাদের হসপিটালে নিয়ে আসতে হয়েছে। আমাদের প্রায় 7 থেকে 8 জন আহত হয়েছে, তার মধ্যে 2 জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল, আমরা হসপিটালে নিয়ে এসেছি। बाकी हमारे इलाके प्राथमिक ट्रीटमेंट चलते हैं। और वोटिंग से पहले हंगामा सिर्फ पूर्वी वर्धमान में नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल के कई जिलों में खूब हंगामा हुआ है, मारपीट और बवाल हुआ है। कहीं बीजेपी और टीएमसी समर्थकों की भिड़ंत हुई है तो कहीं पर उम्मीदवारों को ही निशाना बनाया गया। आरामबाग में तो ममता की महिला सांसद की गाड़ी पर ही हमला कर दिया गया। इन हंगामों और बवाल की वजह से वोटिंग से 24 घंटे पहले बंगाल में जबरदस्त तनाव का माहौल बना है। बंगाल में वोटिंग से पहले बवाल ही बवाल। कहीं सपोर्टर्स में मारपीट तो कहीं सांसद पर अटैक। कहीं वोटर्स को धमकी, कहीं खाकी की धमकी। नॉर्थ 24 परगना थाने के बाहर टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में हिंसक झड़प हो गई, हाथापाई हुई, पत्थरबाजी हुई, यहां तक कि गोली लगने से एक सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गया। तो साउथ 24 परगना में वोटरों को धमकाने के मामले में यूपी से स्पेशल ऑब्जर्वर के तौर पर पहुंचे पुलिस अधिकारी अजय पाल शर्मा ने टीएमसी के नेता और समर्थकों को चेतावनी दी है। वहीं आरामबाग इलाके में टीएमसी की सांसद मिताली बाग की गाड़ी पर हमला हो गया। टीएमसी ने दावा किया कि बीजेपी समर्थकों के हमले में घायल मिताली बाग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरामबाग में टीएमसी सांसद पर हमला हुआ तो फौरन टीएमसी सांसद और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी अस्पताल पहुंचे, मिताली बाग से मुलाकात की और फिर एक जनसभा कर बीजेपी पर निशाना साधा। अभिषेक ने कहा कि उनका वैसे तो आरामबाग आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन जिस तरह से लेफ्ट से बीजेपी में आए गुंडों ने एक दलित महिला सांसद पर हमला किया, उसके बाद उनको आना पड़ा। एससी महिला, तपशिली महिला, तार गाये जरा हाथ दिएছে 4 तारीखे तृणमूल आरामबाग जितुक बा हारुक। আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। बंगाल में दूसरे चरण के लिए 29 तारीख को 142 सीटों पर 1448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। 29 अप्रैल को जिन 142 सीटों पर वोट पड़ने हैं, उनमें साउथ बंगाल की 107 सीट हैं। पिछले चुनाव में इनमें से 18 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 89 सीट टीएमसी के पास हैं। वहीं ग्रेटर कोलकाता के 35 सीटों में से 34 पर ममता की पार्टी का कब्जा है, 1 सीट अन्य के पास है। बीजेपी यहां एक भी सीट नहीं जीत पाई। इस बार अगर बंगाल में बीजेपी को सरकार बनानी है तो उसे ममता के इस अभेद्य किले को भेदना पड़ेगा। यही वो वजह है कि वोटिंग से 24 घंटे पहले तक दोनों पार्टियों के समर्थकों और नेताओं के बीच इस तरह की गर्मा गर्मी दिख रही है। ये गर्मा गर्मी किस तरह की है वो आप वोटिंग से ठीक पहले देसी बमों के मिले इस बड़े जखीरे को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। साउथ 24 परगना के भानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में करीब 100 देसी बम बरामद किए गए।
लोकल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर पर छापेमारी की तो घर के पीछे के बगीचे से 100 देसी बम बरामद हुए। पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाकर सारे बमों को डिफ्यूज कर दिया। बंगाल में बवाल के बाद पारा इतना चढ़ा हुआ है कि बंगाल के फाइनल राउंड से पहले इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। बंगाल में 142 सीटों पर करीब 2.5 लाख जवानों की तैनाती की गई है। बंगाल में अभी से फ्लैग मार्च शुरू हो गए हैं। सीआरपीएफ की बुलेट प्रूफ गाड़ियां पार्क कर दी गई हैं, जिन्हें भांगर, बासंती, सोनारपुर और कैनिंग जैसे संवेदनशील इलाकों के लिए तैयार किया गया है। जाहिर है इस बार अगर किसी ने पत्थर उठाने की कोशिश की या किसी ने बम चलाया तो वो बचेगा नहीं। बंगाल में दूसरे चरण में 8 जिलों की 142 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें नादिया 17 सीट, नॉर्थ 24 परगना 33, साउथ 24 परगना 31, हावड़ा 16, हुगली 18, पूर्वी वर्धमान 16, नॉर्थ कोलकाता 7 और साउथ कोलकाता की 4 सीट पर वोट डाले जाएंगे। खास बात यह है कि ये वो सीटें हैं जिन पर ममता की पार्टी का एक छत्र राज रहा है, क्योंकि 142 में से एक बड़ी संख्या पर मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। 50 से 70% मुस्लिम आबादी वाली 11 सीटों में से 10 पर टीएमसी जीती है। 40 से 50% मुस्लिम वोटरों वाली 11 सीटों में सभी पर 11 बार पिछली बार ममता के उम्मीदवार जीते थे। इसी तरह 30 से 40% वोटरों वाली 23 सीट पर टीएमसी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। वहीं 20 से 30% मुस्लिम वोटरों वाली 37 सीटों में 33 सीट पर टीएमसी और सिर्फ 4 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे और 10 से 20% मुस्लिम वोटरों वाली 27 सीटों में से टीएमसी ने 23 जबकि बीजेपी ने 4 सीटें हासिल की। मतलब यह कि ममता के इस गढ़ में सेंध लगाना इतना आसान नहीं है। ममता को जहां इन सीटों पर मुस्लिम वोटों से उम्मीद है तो बीजेपी इन सीटों पर हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ करने में जुटी है और इसके लिए उसने ऐसे नेताओं को प्रचार में उतारा जो सेकंड फेज में हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और जो बीजेपी का फाइनल स्कोर 200 के पार पहुंचा सकते हैं। और बड़ी खबर नॉर्थ 24 परगना से, जहां पर हाली शहर में टीएमसी कार्यकर्ता पर फायरिंग की खबर सामने आई है। ये गोलीबारी कल प्रचार थमने के बाद हुई। रात करीब 8:30 बजे हाली शहर नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 इलाके में 3 बाइक सवार बदमाश पहुंचे और एक टीएमसी समर्थक पर गोली चली। बदमाशों ने जिस वक्त फायरिंग की उस समय टीएमसी के समर्थक प्रसन्नजीत मल्लिक उर्फ राजा अपने घर के बाहर खड़े थे। बदमाशों ने उन पर देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। गोली लगने से राजा घायल हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर बाइक से फरार हो गए हैं। घायल राजा को तुरंत कल्याणी के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। और पश्चिम बंगाल के चुनाव में पुलिस ऑब्जर्वर ऑफिसर के वीडियो पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। टीएमसी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के सपोर्ट्स को डराने के लिए, उनके सपोर्टर्स को भयभीत करने के लिए आयोग ने बीजेपी के इशारे पर दूसरे राज्य के पुलिस ऑफिसर को बंगाल में भेजा है। और यूपी कैडर के आईपीएस अजय पाल शर्मा को चुनाव आयोग ने साउथ 24 परगना में पुलिस ऑब्जर्वर बनाया है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि अजय पाल शर्मा पार्टी के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। टीएमसी के लीडर अजय पाल शर्मा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। ये वीडियो साउथ 24 परगना का है, जिसमें चेकिंग के दौरान अजय पाल शर्मा फाल्टा सीट से टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान को चेतावनी देते दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी ना समझे तो बाद में पछताना पड़ेगा। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने जहां अजय पाल शर्मा को ठीक से इलाज कर देने की धमकी दी, तब अखिलेश यादव ने भी कहा है कि जब उनकी यूपी में सरकार आएगी तो इस ऑफिसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा। बंगाल में वोटिंग से पहले की ये अभूतपूर्व तस्वीरें हैं, जहां बतौर पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए एक आईपीएस ऑफिसर को ममता की पार्टी के प्रवक्ता सरेआम धमकी दे रहे हैं। ममता की पार्टी की सांसद फेयर एंड लवली बबुआ बोलकर संभल कर हीरोगिरी करने की सलाह देकर धमका रही हैं। पुलिस ऑब्जर्वर के एक्शन में आते ही ममता की पार्टी इतनी क्यों तिलमिला गई,
ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो क्लिप देखिए जो वायरल हो रहा है। बाद में रोना पछताना मत। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे। फिर बाद में रोना पछताना मत। ये अजय पाल शर्मा हैं, यूपी के सुपर कॉप, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इनके बारे में कहा जाता है कि जहां तैनात हो जाते हैं वहां अपराधी अपनी जमानत कैंसिल करके खुद जेल पहुंच जाते हैं। अजय पाल शर्मा की गिनती यूपी पुलिस के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों में होती है। अलग अलग जिलों में अपनी तैनाती के दौरान अजय पाल शर्मा दर्जनों एनकाउंटर कर चुके हैं और खूंखार अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा चुके हैं। फिटनेस और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस के चलते उन्हें यूपी पुलिस का सिंघम भी कहा जाता है। मूल रूप से पंजाब के लुधियाना के रहने वाले अजय पाल शर्मा 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल प्रयागराज में जॉइंट सीपी के पद पर तैनात हैं। शामली, नोएडा, जौनपुर और रामपुर में तैनाती के दौरान उनके एनकाउंटर और अपराधियों पर एक्शन की खूब चर्चा हुई है। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे। फिर बाद में रोना पछताना मत। ये तस्वीरें कोलकाता के साउथ 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर की हैं। वही डायमंड हार्बर जिसे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। अजय पाल शर्मा इनके इलाके में टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान के खिलाफ शिकायत मिलने पर पहुंचे थे। टीएमसी नेता जहांगीर खान लगातार चर्चा में रहता है। जहांगीर खान को अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। उस पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पर पत्थरबाजी करने का आरोप है। चुनाव पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा के नेतृत्व में एसएसपी, एफएसटी और क्यूआरटी की भारी टीम ने जहांगीर खान के ठिकानों पर छापा मारा। जब जहांगीर खान घर पर नहीं मिला तो अजय पाल शर्मा ने अपने स्टाइल में एक्शन लिया। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे। फिर बाद में रोना पछताना मत। इतना ही नहीं, अजय पाल शर्मा ने वहां पर तैनात पुलिस को भी फटकार लगाई। इस दौरान कई पुलिस वाले तो मुंह छिपाते नजर आए। आने वाले कह रहे हैं कि वोट नहीं, वोट नहीं। हमारा ऐसे कह रहा है कि 10 लोग हैं यहाँ पे, तुम कह रहे 14 लोग हैं यहाँ पे। तमाशा है क्या ये? अजय पाल शर्मा के हरकत में आते ही ममता बनर्जी की पार्टी तिलमिला उठी। सांसद महुआ मोइत्रा ने तो सरेआम इलाज करने की धमकी वाला पोस्ट कर दिया। महुआ ने अजय पाल का वीडियो टैग करते हुए लिखा, मेरा फेयर एंड लवली बबुआ डॉक्टर आईपीएस अजय पाल, हम तो वो लोग हैं जो कैद से आपको छोटा फैंटा और बड़ा फैंटा का भी इलाज कर लेते हैं। हीरोगिरी थोड़ा संभल कर कीजिए। महुआ मोइत्रा ने इलाज की धमकी दी तो टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने अजय पाल शर्मा को 4 मई के बाद बंगाल में घसीट कर लाने की चेतावनी दी। ये रंगीन किरदार है ये अजय पाल शर्मा, जो ऑब्जर्वर बनके अभी डायमंड हार्बर में आया है,
जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहा है, डायमंड हार्बर के लोगों को चमका रहा है, रात के अंधेरे में सर्चिंग के नाम पे महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहा है। ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। यूपी में तैनात अफसर की चर्चा बंगाल से चली तो अखिलेश यादव कहां पीछे रहने वाले थे। अजय पाल के वीडियो के साथ अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा, पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं। दीदी हैं, दीदी रहेंगी। सही समय आने पर भाजपा और उनके संगी साथियों के इन जैसे एजेंट की सारी आपराधिक करतूत की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी। ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के साथ अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम न इन्हें भागने देंगे न भूमिगत होने देंगे। ये खोद के लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों के लिए कानूनी सजा भी पाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। अजय पाल शर्मा अपनी सख्ती से पॉलिटिकल पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं, लेकिन फिलहाल उनके सामने चुनौती दूसरे चरण का चुनाव है, जहां वोटिंग से पहले बहुत बवाल दिख रहा है। सामने एक नया प्रस्ताव रखा है। नए प्रपोजल में कहा गया है कि अमेरिका हॉर्मुज की नाकेबंदी बंद करे तो ईरान भी हॉर्मुज का ब्लॉकेड खत्म कर देगा। इसके बाद बाकी मुद्दों पर बात हो जाएगी। इस नए प्रस्ताव पर ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने बैठक की है, लेकिन इस मामले में फैसले को लेकर ट्रंप का बयान का इंतजार है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि ईरान का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि ईरान की ओर से एक प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रस्ताव में बताया गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयार है ईरान, और नए प्रपोजल के साथ 2 शर्तें भी रखी गई हैं। वो शर्तें क्या हैं? एक शर्त यह है कि जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं वो अमेरिका हटा ले, और साथ ही साथ दूसरा है कि जो परमाणु परियोजना है उसे अब फिलहाल के लिए प्रस्ताव में यानी कि डील में बातचीत से दूर रखा जाए। इस पर फिलहाल कोई बातचीत के लिए ना कहा जाए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अब ईरान और अमेरिका के बीच क्या ये डील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसको लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका की ओर से अभी तक इन शर्तों के ऊपर या इस ऑफर के ऊपर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत चल रही थी उसमें एक नया डेवलपमेंट हुआ है। ईरान की ओर से एक प्रस्ताव दिया गया है और इस प्रस्ताव में कहा गया है कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन उसके 2 शर्तें हैं। लेकिन फिलहाल मार्को रूबियो की ओर से कहा गया है कि वो इस प्रस्ताव को नहीं मान रहे हैं। ईरान का नया प्रस्ताव हॉर्मुज को मान ले तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोल देगा। अमेरिका ईरान की इन शर्तों पर विचार कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने व्हाइट हाउस में इसको लेकर बैठक भी की, लेकिन उसमें क्या फैसला हुआ इसकी जानकारी अमेरिका ने अभी साझा नहीं किया है। What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. I wouldn't say they're considering it. I would just say that there was a discussion this morning that I don't want to get ahead of, and you'll hear directly from the president, I'm sure, on this topic. दरअसल ईरान युद्ध को पूरी तरह खत्म करने और भविष्य में ईरान और लेबनान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई को रोकने की गारंटी की मांग कर रहा है। उधर अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह रोकने की शर्तों पर अड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये कह चुके हैं कि वो ईरान को किसी भी सूरत में न्यूक्लियर इनरिचमेंट की परमिशन नहीं दे सकते, लेकिन ईरान भी न्यूक्लियर इनरिचमेंट की शर्त पर अड़ा हुआ है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच इस्लामाबाद में होने वाली सेकेंड राउंड की बातचीत रद्द हो चुकी है। They will not have a nuclear weapon. It's very simple. Look, that whole deal is not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. ट्रंप ने अपने प्रतिनिधियों को बातचीत के दूसरे राउंड के लिए पाकिस्तान जाने से रोक दिया था। ट्रंप ने कहा था, अगर ईरान बात करना चाहता है तो हमारे पास आ सकता है या हमें फोन कर सकता है। हम लोगों को 18 घंटे की यात्रा करके मिलने के लिए नहीं भेज रहे हैं। जैसे जैसे फोन पर बातचीत के जरिए भविष्य में प्रगति होगी, पाकिस्तान इसमें शामिल रहेगा, लेकिन हम ये फोन पर करेंगे। उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता, ऐसे में मुलाकात का कोई मतलब नहीं है।
You probably heard that we canceled the trip. We have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And so we'll deal by telephone, and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left, practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leader. I don't think they know who the leaders are, very importantly. So ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची 2 बार पाकिस्तान और ओमान का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मॉस्को में मुलाकात की, जिसमें पुतिन ने ईरान को खुला समर्थन देने की बात कही। ईरान के विदेश मंत्री की इस रूस की यात्रा से राष्ट्रपति ट्रंप भड़क गए हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अगर 3 दिन के अंदर ईरान समझौता नहीं करता है तो फिर उसकी तेल की पाइपलाइनों में भयंकर विस्फोट होगा। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, ईरान तेल निर्यात करने के लायक ही नहीं बचेगा। होर्मुज में नाकेबंदी की वजह से ईरान जहाजों के जरिए पहले ही तेल निर्यात नहीं कर पा रहा है। वहीं दबाव बढ़ने की वजह से अगर पाइपलाइन तबाह हो गई तो उसके बाद ईरान का निर्यात एकदम से बंद हो जाएगा, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी यही बात दोहराई। रूबियो ने बताया कि आखिर ईरान अब बातचीत के टेबल पर आने को क्यों मजबूर हो रहा है। इन्फ्लेशन, सूखा, वेतन संकट, चरमराती अर्थव्यवस्था और हर तरफ से कसते प्रतिबंध, ये वो समस्याएं हैं जिनसे ईरान बाहर निकलने के लिए गंभीर है। लेकिन असली चुनौती ये नहीं है कि ईरान बाहर निकलना चाहता है या नहीं। असली चुनौती ये है कि इसका फैसला कौन करेगा। रूबियो ने कहा कि ईरानी नेतृत्व में भ्रम का माहौल है। वहां कौन फैसला लेगा इसे लेकर कंफ्यूजन है। एक धड़ा अमेरिका के साथ बातचीत कर जंग रोकने की वकालत कर रहा है तो दूसरा धड़ा किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है और समस्या इसी वजह से सुलझ नहीं रही है। दरअसल 8 अप्रैल को अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 2 हफ्ते के युद्ध विराम पर सहमति बन गई थी। इसके बाद दोनों ही देशों के शीर्ष प्रतिनिधि पाकिस्तान में साथ बैठे भी थे, लेकिन शांति वार्ता पर कोई सहमति नहीं बन पाई। तब से लेकर अब तक न तो दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता पर सीधी बात हुई है और न ही दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार दिख रहा है। इस बीच अमेरिका अपना चौथा जंगी बेड़ा मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी में है। अरब सागर में अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही तैनात है। अब ट्रंप ने चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर USS DD आइजनहावर को अरब सागर पहुंचाने का हुक्म दिया है। यानी दोनों देश अगर सहमत नहीं हुए तो मध्य पूर्व में फिर नया संघर्ष देखने को मिल सकता है। और अब बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां एक सड़क हादसे में 2 भाइयों की जान चली गई। हादसा कल रात दिल्ली के अशोक रोड पर हुआ। यज्ञ और अभव नाम के दोनों चचेरे भाई कल IPL का मैच देखकर बाइक से वापस घर लौट रहे थे। रात 10:30 बजे के करीब छोटा भाई अभव अपने पिता से फोन पर बात कर रहा था और उन्हें बता रहा था कि वो आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब वो पिता से बात कर रहा था तभी ये पूरा हादसा हुआ, जिसमें दोनों भाइयों की जान चली गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हादसे वाली जगह के आसपास लगे तमाम CCTV कैमरों को खंगाला जा रहा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि शुरुआती जांच में ये हिट एंड रन का मामला लग रहा है। राजधानी दिल्ली के अशोक रोड पर सोमवार देर रात एक सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई। इस वक्त हम मौके पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखें तस्वीरें तो दरअसल दोनों भाई जो जिनमें बड़े भाई का नाम यज्ञ है और छोटे का अभव है, वो इस बाइक पर सवार थे और IPL का मैच देखकर फिरोजशाह कोटला मैदान से वापस घर की तरफ लौट रहे थे। और जैसे ही वो अशोक रोड पर गुरुद्वारा बंगला साहब के पास पहुंचे, उससे पहले ही जो है उन दोनों का यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ और दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि एक्सीडेंट कैसे हुआ इस बात की जांच जो है पुलिस कर रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये हिट एंड रन का मामला शुरुआती उसमें लग रहा है। फिलहाल तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त मौके पर है, पुलिस इस वक्त मौके पर है, परिवार के सदस्य इस वक्त मौके पर हैं। हालांकि बात करने की कोशिश भी करेंगे पिता से कि अगर वो कुछ बता पाएं तो कि आपके बच्चे थे दोनों? मेरा बेटा था। कैसे हुआ सर? कुछ नहीं, घूम रहे थे, मैच खेलने जा गए थे, मैच देख के आ रहे थे, पता नहीं किसने मार दी, ये भी नहीं पता कौन मार के गया। बस हमें तो फोन आया आ जाओ थाने पार्लियामेंट, बस यहाँ कोई नहीं बता रहा क्या हुआ है। भागे भागे आए हैं तो यहाँ दोनों पड़े हुए।
पीड़ित परिवार है ये और फिलहाल आप तस्वीरें देखें, इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर है। तमाम जो एग्जिबिट्स हैं वो कलेक्ट किए गए हैं। दोनों शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि दोनों भाई जो हैं वो आईपीएल का मैच देखकर वापस घर की तरफ लौट रहे थे। परिवार जो है तिलक नगर इलाके में रहता है, लेकिन तकरीबन 10:30 बजे के करीब जब वो अशोक रोड पर ठीक इस जगह पहुंचे तो उस दौरान जो छोटा लड़का है जिसका नाम अभव है वो अपने पिता से बात कर रहा था और उसी दौरान जो है ये पूरा हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस जो है आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है, जिससे ये साफ पता लगाया जा सके कि आखिर ये जो एक्सीडेंट है वो किन कारणों से हुआ, क्या इसमें कोई हिट एंड रन का पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस अब तमाम एंगल्स को लेकर जांच में जुटी हुई है, लेकिन एक सड़क हादसे ने एक ही परिवार के जो 2 मासूम हैं उनकी जान ले ली। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी। महाराष्ट्र की एक अदालत ने फडणवीस सरकार के मंत्री नितेश राणे को 1 महीने जेल की सजा सुनाई है। उन पर 1 लाख का जुर्माना भी लगा है। साल 2019 के कीचड़ कांड पर कोर्ट ने उन्हें दोषी माना। दरअसल 2019 में नितेश राणे कांग्रेस के विधायक थे। मुंबई गोवा हाईवे पर गड्ढे को लेकर प्रोटेस्ट के दौरान नितेश राणे के समर्थकों ने NHAI के एक इंजीनियर पर खूब कहर बरपाया था। इंजीनियर को पुल से बांधकर कीचड़ उन पर उछाला गया था। वीडियो वायरल होने पर कई गिरफ्तारियों की भी बात सामने आई थी। तो ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे को सिंधुदुर्ग की एक अदालत ने 2019 के चर्चित कीचड़ कांड में दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें 1 महीने की जेल की सजा सुनाई और कहा कि कानून बनाने वालों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इस साल 2019 का मामला है। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में एक बिल्डिंग के 2 सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से हमला किया गया। आरोप है कि हमलावर ने हमले से पहले दोनों गार्ड का नाम पूछा, धर्म पूछा और कलमा पढ़ने को कहा और फिर हमला बोल दिया। दोनों सिक्योरिटी गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 1.5 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 31 साल के जैब जुबेर अंसारी के रूप में हुई है। सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन की हालत फिलहाल स्थिर है। घटना की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की आगे की जांच महाराष्ट्र राज्य के आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी ATS को सौंप दी गई है, जो मामले की गहन जांच अब कर रही है। तो वही इस मामले में सियासत भी अब गर्म हो गई है। हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर जमकर हंगामा मचाया और इसका विरोध प्रदर्शन भी किया। नयानगर में जो घटना हुई है इसमें TCS वाला एंगल भी निकल के आ सकता है। जब पुलिस इसको डिटेल में छानबीन करेगी तब इसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि हम लोगों को जो पता चला है इसमें ATS भी इन्वॉल्व किया गया है और ATS अगर इसमें इन्वॉल्व है तो इसमें कोई ना कोई आतंकवादी घटना होने की शक्यता भी हो सकती है। शायद उसकी इन्फॉर्मेशन इस वॉचमैन को मिली होगी और उस बारे में भी इनका कोई डिस्कशन हो सकता है। जो डिस्कशन आगे बढ़ के उसकी जान लेने तक चला गया है। अब जब इसको पुलिस डिटेल में छानबीन करेगी या अपनी TCS की जो अपने ATS की टीम इसकी डिटेल में छानबीन करेगी तब इससे पता चलेगा कि सच में क्या हुआ है। और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि वो जो जिसने हत्या का प्रयास किया है वह व्यक्ति अमेरिका से आया हुआ है, मतलब वो इंटरनेशनली और कहाँ पे घूमा है, कहाँ गया है, उसकी भी छानबीन होनी चाहिए। मांग यही है कि जो पहलगाम में हमला हुआ उस हमले से प्रेरित होकर ये हमला हुआ है मीरा रोड नयानगर में, तो इसमें कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और जो जिसने भी ये किया उसका इनकाउंटर हो। हमारी मांग यही है, अगर ये इनकाउंटर नहीं होता या कार्रवाई नहीं होती सख्त तो हिंदू समाज पूरा मीरा रोड बंद करेगा, पूरा मीरा रोड में जगह जगह पर प्रदर्शन करेगा हिंदू समाज, अगर कार्रवाई कड़ी नहीं होती है तो। और अब बड़ी खबर गुजरात के सूरत से आ रही है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने विशाल साल्वी नाम के एक शख्स को अपनी डाइटिशियन पत्नी शिल्पा साल्वी की हत्या के आरोप में अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक विशाल ने 20 अप्रैल को शिल्पा की गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को लकड़ी के एक बक्से में सीमेंट भरकर छिपा दिया था। 5 दिन तक पुलिस को गुमराह करने के बाद आरोपी विशाल ने अपने 13 साल के बेटे आरफ को एक चिट्ठी लिखकर हत्या की बात कबूल की और फिर फरार हो गया। चिट्ठी के आधार पर पुलिस ने शव को अब बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी विशाल को सूरत के कामरेज इलाके के दादा भगवान मंदिर से गिरफ्तार कर लिया है। और अब खबर दिल्ली से सटे गुरुग्राम से, जहां संदूक में एक डिलीवरी बॉय का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। यह मर्डर काफी बेरहमी से किया गया। गले को धारदार हथियार से काटा गया।
जबकि चेहरा और शरीर के अन्य अंग जला दिए गए। शव फूल चुका था, शरीर से शर्ट गायब थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और संदूक से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि युवक गुरुग्राम में कभी कभार डिलीवरी बॉय का काम करता था और पत्नी के साथ रहता था। इसी बीच पत्नी की किसी के साथ अवैध रिलेशन बन गई, जिसकी भनक पति को लग गई थी। डिलीवरी का उसके साथ में रहता था। शादी कर रखी थी उसने? शादी नहीं कर रखा था, ऐसे ही रह रहा था। लिविंग में? हाँ, लिविंग में रह रहा था। क्यों बनवा रखा था इन्होंने? आसपास के लोगों को पता है वे लिविंग में रह रहे थे? हाँ, आसपास के लोगों को पता, हमें भी पता था। कितने बजे हुई है घटना? उस लड़की ने मेरे को 1:56 पे कॉल किया है। तेरे फोन में? मेरे फोन में आ रखा है। तो तू क्या भाई से मिलता नहीं था? नहीं, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं होता था उससे। हम समझाते थे, वो समझता नहीं था। कितने साल का था? 24 साल का। एफआईआर दर्ज करे पर पुलिस वाले ने एफआईआर कागज नहीं दिया हमें। कौन से थाने में करी है? सेक्टर 53 में। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन के एरिया में एक झुग्गी में किसी व्यक्ति की हत्या हुई है। पुलिस की टीम वहां गई तो वहां पाया गया कि एक व्यक्ति का शव एक संदूक में बंद था। तो गुरुग्राम पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीमें और एफएसएल की जो टीमें थी उनके द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया। जो भी स्पॉट से साइंटिफिक एविडेंसेस थे वो पुलिस के द्वारा कलेक्ट किए गए। लेटर ऑन इसमें जो मरने वाला व्यक्ति था, इसकी पहचान अमन के रूप में हुई थी। ये 24 वर्षीय व्यक्ति था और ये सहरसा बिहार का ही परमानेंटली रहने वाला था। यहाँ ये झुग्गियों में अपनी पत्नी सुनीता के साथ में रहता था। मृतक के भाई के द्वारा रिटर्न कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा अनजान लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के द्वारा इसमें 2 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया। उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों ही जो एक्यूज है, पहला जो एक्यूज है उसका नाम सोनू है, ये भी बिहार का रहने वाला है। दूसरा जो एक्यूज है उसकी पहचान मोहम्मद सिराज के रूप में हुई है, ये भी बिहार का ही रहने। और अगली खबर पटना से है, जहां के राजा बाजार स्थित पारस हॉस्पिटल के बाहर कल जमकर हंगामा हुआ और एक मरीज की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और सड़क पर अस्पताल के बेड को लाकर शव के साथ प्रदर्शन किया। पटना के राजा बाजार स्थित पारस हॉस्पिटल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक 16 साल के युवक विशाल की मौत के बाद परिवार वालों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण युवक की जान गई है। गुस्साई परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर तोड़फोड़ की, शीशे तोड़ दिए, गमले फेंके और वहां खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। परिजनों का आरोप है कि युवक का इलाज सही तरीके से नहीं किया गया, जबकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि रविवार शाम को जब युवक को अस्पताल लाया गया था तो वो ब्रेन डेड था, सिर पर गंभीर चोट लगी हुई थी। और बताया जा रहा है कि पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में क्रिकेट खेलने के दौरान दोस्तों के बीच हुए विवाद में युवक को उसके दोस्तों ने ही पीटा था, जिससे उसके सिर में चोट लगी थी। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है और यहां सड़क पर जो परिजन हैं वो डेड बॉडी को लेकर यहां आ गए हैं। अस्पताल का जो बेड था उस बेड के साथ यहां पर परिजन आ गए हैं और सड़क के किनारे यहां पर शव को रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये करीब 16 साल के एक बच्चे को चोट लगी थी क्रिकेट खेलने के दौरान और इसके बाद यहां इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन जब मौत हो गई तो परिजन काफी नाराज हैं। उनका कहना है सही तरीके से इलाज नहीं हुआ। और देखिए जो बेड आपको नजर आ रहा है ये हॉस्पिटल का बेड है और अस्पताल में यहाँ पर काफी तोड़फोड़ की गई है। जो परिजन हैं वो इस बात से नाराज थे कि सही तरीके से इलाज नहीं किया गया और इसी बात को लेकर परिजनों का गुस्सा भड़का और अस्पताल के अंदर जमकर तोड़फोड़ की गई है। कई शीशे जो हैं वो तोड़ दिए गए और आसपास में जो कुछ गाड़ियां लगी हुई थी उन गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, परिजनों को समझाने की कोशिश की जा रही है और पुलिस पूरे मामले की भी जांच कर रही है कि आखिर वाकई ऐसा क्या हुआ कि परिजन इतने नाराज हो गए। और देखिए जो शीशे आपको टूटे हुए नजर आ रहे हैं ये वो शीशे हैं जो परिजनों और उनके जो आसपास के लोग थे, उनके जो समर्थक थे, उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ की है। फिलहाल अभी अस्पताल के गेट को बंद कर दिया गया है और अंदर अभी किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर लोगों ने हंगामा क्यों किया।
तो भगा दे रहा है गेट के बाहर। हम कहे नाम हमको बच्चा के काट दीजिए 8 बजे, आज 8 बजे, 5:30 बजे भर्ती किए थे, नहीं काटा नाम। आज हम सांझ हो गया, हम कहे टोटल पैसा दम घुर घुर के आता था, पैसा लगी तब 1 रुपया के ले लिया पैसा, लेके तब काटा है, कह रहा है कि ले जाओ अस्पताल में। ऐसे ऐसे हवा भर रहा है, पाइप से मुंह में पाइप डालने। लोगों को क्या आशंका है कि क्या इलाज सही तरीके से नहीं हुआ? क्या इलाज कुछ नहीं किया, डॉक्टर अबे नहीं किया है, सांझे से अबे नहीं किया है, कंप्यूटर अथी खाली इलाज। कब एडमिट हुए थे? सांझे हम 5 बजे किए थे ना, शाम के। हाँ, कल शाम के कोई इलाज नहीं किया। सब घड़ी कहता कि डॉक्टर अबे नहीं किया है। गुजरात में 2 दिन पहले हुए निकाय चुनाव के लिए हुई वोटिंग की आज गिनती होगी। 9000 से ज्यादा सीटों पर 50% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। शहरी क्षेत्रों में जहां 55% के करीब वोटिंग हुई थी, तो ग्रामीण क्षेत्रों के वोटरों में ज्यादा उत्साह दिखा था। वहां 65% के आसपास मतदान हुआ। आज वोटों की गिनती से 25,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला सामने आएगा। गिनती के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। गुजरात के 34 जिला पंचायतों, 260 तालुका पंचायतों, 84 नगर पालिका और 15 नगर निगम के 9,245 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। जानकार निकाय चुनाव के नतीजों को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं, जहां मुकाबले में कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी भी शामिल है। और अब बात मौसम की। इस वक्त पूरा देश प्रचंड गर्मी की चपेट में है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तापमान 45 डिग्री को पार कर गया है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटों में गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। उत्तर भारत में बारिश हो सकती है। इससे अगले कुछ दिन तक हीटवेव से मुक्ति मिलेगी, लेकिन 1 हफ्ते के बाद टेम्परेचर फिर बढ़ेगा। हैरानी की बात यह है कि जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी पारा 40 डिग्री से ऊपर है। जम्मू कश्मीर में भी लू चल रही है। जम्मू में अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम टेम्परेचर 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने इससे पहले इतनी गर्मी का सामना कभी नहीं किया था। उत्तर भारत में भी अप्रैल के महीने में ही जून जैसी गर्मी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार को तापमान 43 डिग्री रहा। वहीं दिन भर लू चलती रही। राजस्थान में जैसलमेर सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहां मैक्सिमम टेम्परेचर 46.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्मी के कारण कई राज्यों में सरकारों ने स्कूलों की टाइमिंग भी बदल दी है। गर्मियों की छुट्टियां भी जल्दी करने पर विचार कर रहे हैं। स्पेसिफिकली जो ज़्यादातर टेम्परेचर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, उत्तर प्रदेश में है, वहाँ इवन टेम्परेचर 44.5 या नियरली 45 के पास भी है। और अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, महाराष्ट्र में टेम्परेचर 46 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से इसमें टेम्परेचर ग्रेजुअली कल से इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप वेस्टर्न हिमालय रीजन देखेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर और हिमाचल के लिए भी हमने हीटवेव वार्निंग आज देख रखा है। और आज इवनिंग से वहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, रेनफॉल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ से तो आज इवनिंग से इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और प्लेन्स में जो इसका इफेक्ट है कल से आने का अनुमान है। कल से क्या नाम है, पूरा हमारा पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिक्किम दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज सुबह 9:30 बजे स्वर्ण जयंती मैत्री मंजरी पार्क में बने आर्किडेरियम का दौरा करेंगे। दरअसल ये सेंटर सिक्किम की पर्यावरणीय और पुष्प विरासत को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद सुबह करीब 10 बजे प्रधानमंत्री पालजोर स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां वो सिक्किम के 50 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 4,000 करोड़ से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने गैंगटॉक में मेगा रोड शो किया। इस दौरान सीएम प्रेम सिंह तमांग भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंच गए हैं, जहां वो शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री के ऑफिस की तरफ से बताया गया है कि ये बैठक आज आयोजित की जाएगी, जिसमें राजनाथ सिंह भारत का नेतृत्व करेंगे। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है, जिसकी वजह से वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। ईरान समेत कुल 10 सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की ये बैठक अहम मानी जा रही है। गुजरात नगर निकाय चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
काउंटिंग सेंटरों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी में कड़ा मुकाबला है। दरअसल गुजरात में रविवार को स्थानीय और नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ, जिसमें करीब 57% वोटिंग हुई। नगर निकाय चुनाव के नतीजे गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ी चुनाव प्रक्रियाओं में से एक है। बीजेपी नेता नितेश राणे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र की एक अदालत ने उन्हें कीचड़ कांड में दोषी ठहराते हुए 1 महीने की जेल की सजा सुनाई है। मामला जुलाई 2019 का है, जब उस समय विधायक रहे नितेश राणे मुंबई गोवा हाईवे की खराब हालत का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान राणे और उनके समर्थकों ने NHAI के एक इंजीनियर को मौके पर बुलाया। आरोप है कि उन्होंने इंजीनियर के साथ दुर्व्यवहार किया और उस पर कीचड़ फेंक दिया। कोर्ट ने कहा कि कानून बनाने वालों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। वहीं अब इस फैसले को लेकर नितेश राणे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।